अकेले में किसने देखा है? चलिए बच्चों, देखिए आज बहुत सरल टॉपिक बताना है। पहले देखिए, चलो बात ना करो, बिल्कुल नहीं, आवाज़ जाएगी इसमें आवाज़ जाती कुछ, वो जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो उस पर भी चला जाता है, यूट्यूब पे भी, तो इमेज ख़राब हो जाएगी, तुम लोगों की आवाज़ जाएगी। देखिए, हर सर्किट में हर कंपोनेंट का अपना वर्क होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जब एसी डीसी चल रहा था तो स्थितियाँ अलग थी। अब एसी पर एनालिसिस है, ठीक है, मतलब हमने आज से आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो एसी के एनालिसिस है, ठीक है। तो वो उसमें जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो अब देखिए ये रेजिस्टेंस का क्या काम है। रेजिस्टेंस या रजिस्टर, ये है आपका आर, आई करंट फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी, और करंट का रेशियो आर कहलाता है। वी अपॉन आई का रेशियो है आर। वोल्टेज और करंट का रेशियो आर। रेजिस्टेंस वी अपॉन आई का रेशियो है आर। रेजिस्टेंस है ये, वी अपॉन आई का रेशियो है, जिसे हम आर कहते हैं। रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो, बस ऐसे डायरेक्ट याद रखो। वोल्टेज, वी है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और आई है करंट का रेशियो। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप भूपेंद्र हैं, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो ये रियल हो, आप में कोई इमेजिनरी फैक्टर नहीं है। आशुतोष हैं सामने हैं, आप रियल हो, तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो रियल है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी रियल माना गया, वास्तविक माना गया, कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रेजिस्टेंस आर जो है रियल टर्म है। रेजिस्टेंस आर जो है रियल टर्म है, ये रियल में है, इसमें कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, यहां सब रियल में। अब आइए इमेजिनरी फैक्टर की बात। इमेजिनरी, जैसे आपको एक जनरल बात बता दें कि अपने यहाँ क्या होता है, जैसे आपको बता दें कि जैसे हजारों लाखों में, आजकल तो ये फिल्में भी आ गई, हजारों लाखों में कोई एक ऐसा आदमी भी हो जाता है, नेचर है कि उसके कान का पर्दा सभी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। जो हमारे कान का पर्दा होता है, हमारे लोगों के कान का पर्दा 20 से 20,000 हर्ट्ज, जिसे तुम क्या कहते हो, साउंड वेव, इस पर हमारे कान का पर्दा वाइब्रेट करता है, ठीक है। साउंड है तो हम फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, तो ये ऑसिलेशन है। जो जितने भी लोग होते हैं यहाँ, हमारे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसका अदर फ्रीक्वेंसीज पर भी कान का पर्दा वाइब्रेट कर। अगर कुछ लोगों में एक्सेप्शनल लोग होते हैं, ठीक है, मतलब कोई बाई चांस की स्थिति में, ये सब भगवान के द्वारा ही है, किसी किसी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, वो 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी पर भी वाइब्रेट करने लगता है, तो वो वेव क्या कहलाती, इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव कुछ अलग चीज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इस टॉपिक में हम यूज करना चाहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव,
और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, एबव, ये बिलो है, ये बिलो है इससे, तो इस फ्रीक्वेंसी से बिलो होती है। अब आ जाइए एबव 20,000 हर्ट्ज, इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। सोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव में 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन होता है। एबव 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपकी जो आत्माएं हैं, जिनको तुम मानते हो आत्माएं, आत्माएं क्या होती हैं? एक ऑसिलेशन होता है। इतना तुमने फिल्मों में देख लिया है कि आत्माओं का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक ऑसिलेशन है, ये माना गया और ये बात बिल्कुल सत्य है, साइंस ने ये माना है। मरने के बाद 20 ग्राम वेट का हो जाता है। अब ये हमें नहीं, ये तो तुम बताएं क्या बता रहे हो। जो साइंस ने माना है, साइंस ने माना है, वो ये माना है कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी में ये संभावनाएं हो सकती, ये भी नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते। तो जैसे आप देखते होगे डिस्कवरी चैनल में, फॉरेन ऑरेन में अगर कभी कुछ समस्याएं लगती हैं तो वो लोग रिसर्च सेंटर पे इन्फॉर्म करते हैं, तो वहाँ के रिसर्च सेंटर वाले आते हैं और वो पैरामीटर से नापते हैं। तो अगर उन्हें 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी, वहाँ जैसे ये घर है, मान लीजिए किसी को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, तो क्या होगा कि आप रिसर्च सेंटर अपने इंडिया में नहीं है, विदेशों में है, डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये वहाँ का ये सिद्ध है। अपने यहाँ क्या बाबा ले आते हैं वो पता चला फर्जी टाइप का है। हाँ, वो बाबा में पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो एक साधु महात्मा ऐसा भी हो सकता है जिसकी इन तीनों फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन, तो वो सही है, हो भी सकता है, पर वो कान के पर्दे का कोई पैरामीटर तो है नहीं, उसको नापो तुम। ठीक है, कि पता चला बाबा आ रहा है, पहले उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, उसके कान का पर्दा वाइब्रेट करता है कि नहीं करता, ये चेक करो। और एक और प्रैक्टिकल बात कि पिछले साल हमारी दादी की तबीयत खराब हो गई थी, सितंबर अक्टूबर में, तो वो फिर लगातार बीमार रही, और जितने दौरान बीमार रही तो हमको भी बड़ा ख़राब सा आभास हो रहा था कि डेली कुत्ता रोता था, क्योंकि जो जानवर होते हैं, कुत्ते और बिल्ली में ये तीनों फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन होता है। उनमें तो ये, उनके कान का पर्दा 20 हर्ट्ज से नीचे पर भी करता है, और इसमें तो करता ही है, और इसके ऊपर भी करता है। उनके भी नेचुरल होता है। एक ज़माने में गुजरात में सन 2002 में सुनामी लहरें आई थी, और जिसमें पूरा गुजरात का वो एरिया पूरा एकदम, रात में लोग सो रहे हैं, एकदम से पानी भर गया। जैसे आप सो रहे हो, एकदम से पानी भर गया, क्या कर पाओगे? कमरे के अंदर सो रहे हो, पूरा एकदम घर के अंदर। 4 बजे सुनामी लहरें आई थी, और उस सुनामी लहर आने से पहले 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस थे। कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। अचानक 20 हर्ट्ज की, तो वहाँ के जानवर और पक्षी वहाँ से मूव कर गए थे, और जो वहाँ पे किसी के यहाँ पेट डॉग थे वो नहीं गए थे, वो सब वहीं मरे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी, तो हमारे कान का पर्दा सिर्फ इसमें, तो हमारे कहने का ये मतलब था कि जो फ्रीक्वेंसी जहाँ आती, बस इस पे आओ, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आती है वो इमेजिनरी होता है, और जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है वो रियल है। जैसे आप हो रियल, आपको हम रजिस्टर मान सकते हैं, क्योंकि आप में कोई इमेजिनरी फैक्टर नहीं है, कोई ऑसिलेशन नहीं है। अब आ जाइए इसी तरीके से कैपेसिटर में होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंदी में कहते हैं धारतीय प्रतिघात। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंदी में कहते हैं धारतीय प्रतिघात। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें करंट फ्लो होती है। भाई जैसे वोल्टेज और करंट का रेशियो R है, वैसे ये आज जाके याद कर लेना, क्योंकि ये बेसिक है। जब ये नहीं आता तो आगे फिर चीज़ों में कन्फ्यूज़न रहे, वो कन्फ्यूज़न से फिर मज़ा नहीं आता साइंस में। साइंस का मतलब ही है कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए,
वोल्टेज और करंट का रेशियो आर है और ये रियल है, और कैपेसिटर है, करंट फ्लो हो रही, तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्यू है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है, आई करंट फ्लो। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज और करंट का रेशियो, वी से ही दिखाइए, वोल्टेज और करंट का रेशियो कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात। लिखना हो वर्ड लिख लो, धारितीय प्रतिघात। कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और धारितीय प्रतिघात, और ये क्या है, एक्सी, इमेजिनरी, क्योंकि यहां ऑसिलेशन है, और जहां ऑसिलेशन हो एक्सी की वैल्यू है 1/ω/c मैग्नीट्यूड में। एक्सी की वैल्यू है 1/ω/c परिमाण में। ओमेगा का मान 2πf, ओमेगा का मान 2πf, 2πf। तो एक्सी की मैग्नीट्यूड में वैल्यू है 1/2πfc, 1/2πfc। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये क्या हो गया, जब ऑसिलेशन आ गए, हमने क्या कहा, आत्माएं काल्पनिक है ना, इमेजिनरी है, वो भी भाई कोई भी उसका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, कल्पना में है, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर एक्सी क्या है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी है तो आप जब इसको रियल इमेजिनरी के टर्म में लोगे तो आप आई लगाओगे। इमेजिनरी के लिए करंट वाला आई नहीं है, ये आइगन वैल्यू वाला आई है। तो आई की वैल्यू होती है √-1। कुछ जगहों बुकों में आई की जगह जे यूज कर लेते हैं, तो जे भी आप लगा सकते हैं, जे भी लगा सकते हो अंडर, ठीक है। आई लो या जे, दोनों में कोई भी ले सकते हैं, ठीक। तो एक्सी की वैल्यू रियल इमेजिनरी में, इमेजिनरी एक्सी की वैल्यू 1/Iωc लो, या एक्सी की वैल्यू 1/jωc लो, हमेशा के लिए याद कर लो। तो एक्सी 1/Iωc लो, या एक्सी की वैल्यू 1/jωc, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है वो है रियल, रजिस्टर जो है वो रियल है। वोल्टेज और करंट का रेशियो आर है, वोल्टेज और करंट का रेशियो आर है, और आर एक रियल टर्म है, आर एक रियल टर्म है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे वोल्टेज और करंट का रेशियो रजिस्टर के केस में आर है, वैसे ही यहां पर वोल्टेज और करंट का रेशियो एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। एक्सी की वैल्यू 1/ω/c, ओमेगा का मान है 2πf, तो एक्सी बराबर 1/2πfc, ठीक है। आई की वैल्यू है √-1, या जे की वैल्यू है √-1, तो एक्सी बराबर 1/Iωc, या एक्सी बराबर 1/jωc। ये आपका ठीक है। दीपक आया कि नहीं? ये आई और जे वही आइगन वैल्यू के लिए, तो कुछ बुकों में आई लगाता है, कहीं पे जे लगाता है, तो तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए जहां भी पढ़ो चाहे आई लगाओ चाहे जे। अब आ जाइए इंडक्टर के केस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एक्सेल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, ठीक है। ये इंडक्टर के केस में है। प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। कल बच्चों हम तुम लोगों को वही 2 सवा 2 बजे कॉलेज से आने के बाद पढ़ाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स है ना,
तो 246 में उसी टाइम से हम पूरा कराएंगे। हैं? 2:30 2 सवा 2 तक कोशिश करेंगे। कल क्या था ना, सभी बच्चे पढ़ने चले आए, कुछ प्रॉब्लम पूछने लगे, हम ही पढ़ाते हैं और तो पढ़ाता नहीं कोई वहाँ, तो बाकी तो काम चोरी करते हैं। एक्सेल इंडक्टर है, आई करंट फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V, ठीक है, वोल्टेज V, वोल्टेज V और करंट का रेशियो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या कहलाएगा? एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कल कोशिश करेंगे 2:15 तक शुरू कर दें। तुम लोग आना चाहो तो आ जाना, शुरुआत वाला, कि नहीं आ पाओगे? वो डबल की वजह से नहीं आ पाते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं क्या करें। इन लोगों को तो पढ़ा रहे हैं, फिर तुम लोग को अलग से इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है? या ऐप पे रिकॉर्ड कर ऐड, पर ऐप पे कितना समझ में आता है? कितना आता है? आता है? आ जाता है? चलो ऐप पे एक्टिव कर देंगे, उनसे पढ़ लेना, फिर देखना, फिर पूछते लेना है ये करते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पर रजिस्टर या रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो R है, ये रेजिस्टेंस, और ये क्या? रियल, ये बिल्कुल वास्तविक है, इसमें कोई इमेजिनरी फैक्टर नहीं है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर है, वोल्टेज और करंट का रेशियो कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC। XC की वैल्यू 1/ωc, ठीक है? ओमेगा का मान 2πfc, I का मान √-1 या J का मान √-1, ये लेते हैं। XC की वैल्यू है 1/Iωc, I या XC की वैल्यू 1/J। तो इमेजिनरी जब आप जोड़ोगे रियल इमेजिनरी को, जैसे R में आप XC जोड़ रहे हो, ऐसे ही मैग्नीट्यूड में लोगे तब की स्थिति अलग है। अगर आप ऐसे ही जोड़ोगे तो फिर ये लेना पड़ेगा Iωc या Jωc, ठीक है? अब आ जाइए इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो एक्सेल होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो एक्सेल। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है? अब एक्सेल की वैल्यू मैग्नीट्यूड में, ये लिख दे परिमाण में, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड में एक्सेल की वैल्यू ωL है, मैग्नीट्यूड में एक्सेल की वैल्यू ωL, ठीक है? और ωL, ओमेगा का मान क्या है? 2πf, 2πf, ठीक है? तो एक्सेल बराबर 2πf है। अब रियल इमेजिनरी में लोगे तो इमेजिनरी फैक्टर है ये, इमेजिनरी फैक्टर है, तो एक्सेल की वैल्यू IωL या एक्सेल की वैल्यू JωL, एक्सेल की वैल्यू IωL या एक्सेल की वैल्यू JωL।
एक्सएल की वैल्यू आई ओमेगा एल या एक्सएल की वैल्यू जे ओमेगा एल। एक्सएल की वैल्यू आई ओमेगा एल या एक्सएल की वैल्यू जे ओमेगा एल। अब आइए इम्पीडेंस जनरल, ये तो हो गया एक्सएल, आपका एक्सी और आर। अब आइए इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड, जेड इम्पीडेंस को जेड से दिखाते हैं। अब ये तीनों लगे हैं, मान लो इंडक्टर एल है, कैपेसिटर सी है, रजिस्टर आर, तीनों लगा दिए। मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज भी, वोल्टेज भी, वोल्टेज वी, तीनों चीजें लगी हैं। इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, ठीक है। इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, रजिस्टर आर, आई करंट फ्लो हो रही है। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो एक्सएल है। क्या कहला, ये जेड है, इम्पीडेंस जेड। जनरल में इम्पीडेंस जेड है। ये क्या कहलाता है, इम्पीडेंस जेड। ये कहलाता है इम्पीडेंस जेड। इम्पीडेंस जेड, वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस जेड है। ठीक है, तो ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, ये है तो इम्पीडेंस जेड। तो जनरल वे में इम्पीडेंस कहते हैं, जेड से दिखाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे अगर रियल इमेजिनरी में जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ेगा, इन रियल इमेजिनरी, इमेजिनरी जेड बराबर अंडर, जेड बराबर आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी। जब ये वाला जोड़ोगे तो आई वाली वैल्यू लिखोगे, जरा लिखो जरा, जेड बराबर आर, एक्सएल की वैल्यू आई ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू आई ओमेगा सी। ठीक है, आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लेना है तो इसके लिए आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो जेड बराबर आर आई ओमेगा एल प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर ओमेगा सी। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, जेड बराबर आर कॉमन, हाँ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या ले ली, माइनस, आई स्क्वायर बराबर माइनस तो ओमेगा सी। जेड बराबर आर प्लस आई एक्स। आर प्लस आई एक्सएल माइनस, मैग्नीट्यूड में ओमेगा एल को क्या कहते हैं, एक्सएल, और इसको क्या कहते हैं, एक्सी। तो जेड बराबर आर प्लस आई एक्सएल माइनस एक्सी। सर ये निकालना हो तो सर आई हटा देंगे, आर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा। अब मैग्नीट्यूड निकालना, अभी निकालना है, ऐसे नहीं होता ना, तो तुम सोच रहे हो। ये आ गया,
ठीक है, इधर देखिए, अब इसे मैग्नीट्यूड में हमें करना है। ठीक है, तो आप जब मैग्नीट्यूड में करोगे, इन मैग्नीट्यूड, तो रियल के टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के टर्म का स्क्वायर, रियल के टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के टर्म का स्क्वायर, रियल के टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, मतलब इस टर्म का ऐसे नहीं जोड़ोगे जो तुम सोच रहे हो भूपेन, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म, तो दोनों को स्क्वायर को जोड़ेंगे तो z बराबर आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस, ये है तरीका जोड़ने का, ऐसे जोड़ते हैं। हाँ, वो तुम लोग मैथ में पढ़ते होगे। देखिए एक बार फिर से कि जब इंडक्टर लगा होता है, दिनेश आज कहाँ गए उत्कर्ष, बात तुम आज सुबह से परेशान हो, सुबह से पढ़ रहे हो? हाँ सर, सुबह वाले बैच में आना है। अच्छा आना है तो ठीक है, वो तो थोड़ा ही से आगे पीछे है, बस हो जाएगा, एक दो टर्न आ जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। वोल्टेज और करंट का रेशियो है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो एक्सएल, एक्सएल को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, बस सिंपल, ओमेगा का मान 2 पाई एफ एल। इमेजिनरी में लेते हैं तो एक्सएल में आई लगाते हैं, एक्सएल बराबर आई ओमेगा एल, ये हम कर देते हैं आई ओमेगा एल। ठीक है, इस स्थिति में आई ओमेगा एल कर दीजिए, आई ओमेगा एल, ठीक है, एक्स या जे ओमेगा एल, ठीक है, चाहे आई लो या जे। अब जरा तीनों जोड़ो, आर लिया, सी लिया, आर, ये एल लिया, सी लिया, आर लिया, तो एल में क्या है, एक्सएल है, सी में एक्सी है और इसमें आर है। ठीक है, इसमें एक्सएल है, इसमें एक्सी है, इसमें आर है, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस जेड है, वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस जेड है। ठीक है, तो इन रियल एंड इमेजिनरी जेड बराबर आर एक्सएल प्लस एक्सी, एक्सएल की वैल्यू आई ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1 आई ओमेगा सी। अब आपने आई ओमेगा एल और आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड, कॉमन लेना है ना, तो हमने वैसा कर लिया, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड, तो आई बच गया, आई कॉमन ले लिया, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी, क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, ऊपर वाले को स्क्वायर करेंगे ना? हाँ, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो जेड का किया स्क्वायर, रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, आई स्क्वायर से माइनस नहीं, कंपोनेंट लेते हैं कि रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म, आई छोड़ देते हैं, तो ये टर्म है रियल, ये रियल वाला टर्म आई के बिना वाला, और ये वाला इमेजिनरी, इसका वो नहीं करते उसका स्क्वायर, तो ये आया इम्पीडेंस। अब आ जाइए एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक है, आ गया कि नहीं बताओ। अब जैसे मैग्नीट्यूड है, मान लो सिर्फ सर्किट में आर है, तो जेड की वैल्यू आर के ही बराबर आ जाएगी। कहाँ पे, ये वाले में, अपनी तरफ से आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड किया, आई तो नीचे था ही, हमें आई कॉमन लेना है, तो आई स्क्वायर से डिवाइड किया तो वो -1, तो ये हो गया माइनस में आई अपॉन सी, है ना, आई कॉमन ले ली। और ये वाले टर्म को जब हम करते हैं तो जेड स्क्वायर लिया, तो रियल टर्म का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो जेड बराबर अंडर रूट
आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, अब बताइए, तुम लोग बताओ, दीपक समझ गए? अब जैसे मान लो किसी सर्किट में सिर्फ आर है, सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, सिर्फ आर लिए तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की। ठीक है, सर्किट कंटेनिंग ओनली एक्सएल, कंटेनिंग ओनली एल, एल ही कंटेन कर रहा है तो सिर्फ जेड की वैल्यू एक्स है। सर्किट कंटेनिंग, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखा है, कंटेनिंग, सर्किट कंटेनिंग ओनली सी, तो जेड की वैल्यू एक्स सी, क्योंकि वहां तो स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा भाई, ये जीरो करोगे, ये जीरो करोगे तो एक्स सी का स्क्वायर है ना फिर। अब देखिए एक और टर्म यहीं तक आज पढ़ाएंगे, एडमिटेंस, ये जाके तुम लोग 2-4 बार लिख लिख कर याद करना। एडमिटेंस वाई से दिखाते हैं, एडमिटेंस को वाई से दिखाते हैं। तुम लोग का क्या छूटा हुआ बताओ? स्टार्टिंग का। तो अभी घर जाना, तुम्हारे पास जब समय हो तो फ़ोन कर देना हमको, तुम वो क्लास कितने बजे फ्री हो जाते हो? 12। तो तुम फ़ोन कर देना हमको, तुम वो क्लास, पहली क्लास, 2 क्लास एक्टिव कर देंगे, तुम पढ़ लेना, नोट कर लेना, फिर हमें बताना। ठीक है, तो हम बाद में तुम्हें समझा भी देंगे, लिखना नहीं होगा, समझा। ठीक है, क्योंकि कवर करो, अब टाइम नहीं बचा है, 15 अप्रैल से पेपर है तो भाई सबका कवर हो जाए। 15 अप्रैल से पेपर का टाइम, कहाँ डिले ले, कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल डिसाइडेड है। वो तो क्या नाम इनका, दिनेश शर्मा तो और पहले क्या कहते हैं, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी, वो तो मार्च के एंड में कराने के लिए कह दी। उसका कुछ नहीं, जब विपदा की स्थिति आई है तो उसमें बदल जा सकता है। पेपर तो बना रहे हैं लोग, वो एक से वो से पेपर में कोई अंतर नहीं, कुछ भी सिलेबस में अंतर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पेपर का जिसको शेड्यूल आता है वो बना के, नहीं ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी लेटर भेजेगी, पेपर बनाने का पेमेंट होता है। नहीं, हमने अभी नहीं बनाया, अभी सीनियर लोगों को, रिटायर्ड टीचरों को ज़्यादातर मिलता है, जो बहुत बुजुर्ग हैं उनको, सीनियर मोस्ट टीचरों को मिलता है। देखिए, वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस जेड है, इम्पीडेंस जेड है, वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस जेड है, और करंट और वोल्टेज का रेशियो एडमिटेंस वाई है, टेंस वाई, करंट और वोल्टेज का रेशियो एडमिटेंस वाई, करंट और करंट और वोल्टेज का रेशियो पेपर में देखो ऐसा है ना कि जो बीएससी में फेल होता है वो फेल होता है। अभी पार्ट 2 में फेल हो गए बच्चे, रिजल्ट हो आया है ना तो फेल हो गए, वो एक्स बन गए। अभी 2 ही बच्चे, 2-3 गर्ल्स बात कर, बॉयज तो घर में बैठे बेचारे साइलेंट मोड में चले गए, और गर्ल्स जो थी वो तो भाई कोचिंग आती हैं, मिलती हैं आके,
तो बताती हैं आके सर ये नंबर आए, चेक करा। तो एक गर्ल्स फेल हुई, 2 गर्ल्स फेल हुई। मतलब जो सेकेंड ईयर के बच्चे थर्ड ईयर प्रमोट हुए ना, उनकी मार्कशीटें आई हैं, वो फेल हो गए हैं कुछ बच्चे। अरे यही तुम्हें बता, अभी अब समय नहीं है मेरे पास, आज समय अभी ना बात करो, जल्दी इधर देखो तुम। अब कल समय किस दिन होगा तब तुम्हें समझाएंगे, नंबर से हम दिखाएंगे। LCR और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी बातें बताएंगे। अभी देखो LCR, कॉलेज में जाकर क्लास लेनी है भाई। LCR करंट और वोल्टेज, तो देखिए वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस था, करंट और वोल्टेज का रेशियो एडमिटेंस, उल्टा हो जाता है। तो एडमिटेंस इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस। तो एडमिटेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक, इतना बच्चों आज कर लो और जाके पढ़िए, है ना। इसी को तुम आज तैयार करना जाके, बस और कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें।